कहानी का ये चौथा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। वेड ने अमारा की नोटबुक अपने पास रख ली थी। अमारा अपने कमरे में आई तो देखा उसके कमरे में बेड नहीं था। कोई सर्वेंट उसे अपने क्वार्टर में उठा कर ले गया था। उसका बिस्तर वहीं एक कोने में रखा था। उसने एक लंबी सांस ली और नीचे फर्श पर ही अपना बिस्तर बिछाकर लेट गई। उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि कुछ भी उसके पास रहता ही कहाँ था। सब कुछ उससे ले लिया जाता था। उसने बेड चले जाने का भी अफसोस नहीं किया और जमीन पर ही सो गई। अगले दिन अमारा सुबह उठकर पहले किचन में आई। आज उसने कान्हा जी का भोग तैयार किया था। मासी माँ हमेशा लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। अमार ने उनसे प्रार्थना की थी, जब कुछ हद तक उसकी जिंदगी सुधर जाएगी तो वो हर रविवार उनके लिए भोग बनाएगी। सुबह रसोई से देसी घी की खुशबू सबको अपनी ओर मोहित कर रही थी। अमार ने खीर, हलवा, पूरियां एक प्लेट में सजाए और बाहर आ गई। उसने आज पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके खुले बाल, नीली आंखें और भवों के बीच में टीका लगा हुआ था, जिससे उसका चेहरा खिला हुआ लग रहा था। वो पूजा घर आई और कान्हा जी को भोग लगाया। मासी पूजा करके जा ही रही थी। वीर भी वहां आ चुका था। मासी तो अमारा को देखकर मुस्कुरा उठी। अरे अमायरा, आज तो बहुत अच्छा भोग मिला है कान्हा जी को, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। हम्म, अमारा ने कहा और कान्हा जी के मुंह में पूरी और खीर को लगाया। वीर तो अमारा को ही देख रहा था और ना चाहते हुए भी उसकी नजरें उससे हट नहीं रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती थी उसे देखकर। अमारा ने भोग लगाकर मासी जी को प्रसाद दिया। सामने वीर भी था। वो वीर को भी प्रसाद देने लगी। वीर ने ले लिया। मासी, वीर ने बच्चों की तरह मुंह बनाया और बोला, मुझे खीर और चाहिए। मासी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है बेटा, मैं अमारा को बोल देती हूँ तुम्हें दे देगी। वीर बोला, मैं कमरे में हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए आप वहीं भिजवा देंगी। मासी बोली, हाँ तुम जाओ। मासी ने अमारा को बुलाया और उसे वीर के कमरे में खीर देने को कहा। अमारा ने एक कटोरी में खीर निकाली और उसको ट्रे में रखा और वीर के कमरे में जाने लगी। तभी उसे लीना मिल गई। ए, किधर जा रही हो? वो राणा साहब के कमरे में खीर देने के लिए, अमारा ने धीरे से कहा। इधर दो। लीना ने ट्रे उसके हाथ से ले लिया और खुद चली गई। अमारा नीचे आ गई। नीचे विशाखा जी उसे मिल गई। अमारा को ऐसे तैयार देखकर वो चिढ़ गई। विशाखा जी तो उससे वैसे भी चिढ़ती थी। वो चिढ़कर बोली, क्या क्या सूझता है तुम्हें फूल वाली, इतना क्यों लीपा पोती किया है तुमने? अमारा नीचे देखने लगी। वो विशाखा जी से वैसे भी डरती थी, क्योंकि विशाखा जी बहुत ही घटिया सोच की औरत थी। विशाखा जी गुस्से में बोली, ए, कुछ पूछ रही हो ना? बहुत नशा चढ़ा है तुझे पढ़ने का? क्या करेगी स्कूल में? यार बनाएगी, भाग जाएगी किसी लड़के को फांस कर उसके साथ? बोल। हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, अमार ने धीरे से कहा। ओ, अच्छा तू ऐसा नहीं सोचती? विशाखा जी ने ये कहकर एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। अमारा को इतने दिनों में इस सब की आदत हो गई थी, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस उसने एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। मेरे बेटे पर तेरे बाप ने हाथ उठाया था, इसलिए जब तक तू मेरे पास है तुझे ऐसे ही थप्पड़ पड़ेंगे और तुझे खाने होंगे, क्योंकि तेरा हमारे सिवा है ही कौन, बोझ कहेंगी। वो ये बोल कर चली गई। वीर कुछ फाइल्स देख रहा था जब डोर नॉक हुआ। आ जाओ, उसने कहा और फाइल्स फिर से देखने लगा। लीना मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई तो वीर ने फाइल साइड में रख दी। ये खीर उसने बड़ी नजाकत के साथ उसे टेबल पर रखा। वीर फिर से अपना काम करने लगा। लीना बोली, मिस्टर राणा, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो? वीर बोला, सिट। उसने सामने सोफा दिखाया। थैंक यू। ओह, एक्चुअली आज मैं चाहती हूँ आप और मैं डिनर पर चलें, तो क्या आप? लीना ने कहा। डिनर पर? क्यों, यहाँ तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलता? वेड ने सीधा जवाब दिया। लीना बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरी फैमिली आपके साथ काम कर रही है। आपके डैड और मेरे डैड दोस्त हैं, बस इसीलिए आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी और हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। एक्चुअली आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू। वीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई और वो बोला, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड मी।
एंड यू कैन नेवर हैंडल मी, सो प्लीज ये सब करना भी मत और मुझे पसंद भी नहीं। लीना का चेहरा उतर गया। लीना बोली, मिस्टर राणा, मैं कोशिश करूंगी, आप मेरी बात माने तो सही, क्योंकि जितनी भी खूबियां एक लड़की में होनी चाहिए मुझे लगता है मेरे में है। सो वीर उसकी बातों से चिढ़ गया। वो बोला, ओके, अब मुझे काम है तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके बोलकर लीना ऊपरी मुस्कान बिखेरते हुए वहां से निकल गई। बाहर आकर वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी, खुद को समझता क्या है। लीना मक्खी की तरह भिनभिनाती हुई वहां से चल दी। वीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, मुझे समझना है, क्या बेवकूफ़ी भरी बातें करके गई है ये। अब किसी को मुझे समझना होगा तो मैं खुद ही उसे समझाऊं। हद है यार। वीर ने खीर उठाई और खाने लगा। अमारा शाम को फिर से घर के पीछे बैठी थी। जहां खाई थी वो वहीं पत्थर पर बैठी हुई थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी। बाबा ने संग्राम को मारा था शायद, इसलिए उनकी माँ हमसे बदला ले रही है। अमारा हल्का सा मुस्कुराई। इतनी सी उम्र में हम किस किस के काम आएंगे। जिसे जो मर्जी करना है कीजिए हमारे साथ। हमारा जन्म ही तो इसलिए हुआ है। पहले पूरे खानदान की इज्जत हमें ही रखनी थी, फिर जब हमसे जबरदस्ती की गई तो भी हमें ही शादी करके सबकी इज्जत रखनी थी, और जो भी हुआ उसका मतलब ही चुकाना है। अमारा ने अपने घुटनों को मोड़ लिया और उस पर सिर रखकर दूर देख रही थी। अंधेरा छा गया था। वीर को आदत थी वो शाम या रात को वॉक करता था। वो बाहर ही आया था जब अमारा उसे वहीं बैठी हुई मिली। अंधेरे में क्या कर रही हो? वीर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। अमारा पलट गई। कुछ नहीं, बस वो इतना ही बोल पाई। जहां तुम खड़ी हो बहुत गहरी खाई है, गिरने के बाद हड्डियां भी नहीं बचेंगी। अगली बार से वहां जाने से पहले सोच लेना। अमाया ने खाई की तरफ झांका और बोली, हमें डर नहीं लगता। वीर ने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ गया और बोला, मेरे पीछे आओ, उसने जाते हुए कहा। अमारा उसके पीछे चलने लगी। वीर बहुत तेज चल रहा था। अमारा को दौड़ना पड़ रहा था उसके साथ। करीब 10 मिनट चलने के बाद और अमारा के दौड़ने के बाद वो लोग रुक गए। वहां एक घर बना हुआ था। सामने बेंच लगी हुई थी। वीर वहां जाकर बैठ गया। अमारा भी उसके बगल में बैठकर हाँफने लगी। अंदर से पानी की बोतल लेकर आओ, वीर ने कहा। "हम्म।" अमार ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। वहां एक फ्रिज था। उसने पानी निकाल कर वीर को दे दिया। वीर ने थोड़ा सा पानी पिया और अमारा की तरफ बढ़ा दिया। अमारा सारा पानी पी गई। दोनों काफी देर वहां बैठे रहे। फिर वीर उठकर चला तो अमारा भी उसके पीछे पीछे चली आई। रात को खाने के बाद अमारा अपने कमरे में चली गई। उसे अपनी नोटबुक याद आई। वो जल्दी से वीर के कमरे में पहुंची। वीर ने सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था, ऊपर उसने शर्ट नहीं पहनी थी। राणा साहब, हमारी नोटबुक, अमारा ने धीरे से कहा। दिन भर कहाँ थी तुम? वीर ने उसकी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी। जब उसकी नजर अमारा के कान पर गई, वहां निशान बन चुके थे थप्पड़ के। माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे। ठीक है। अमारा जाने के लिए मुड़ गई। वैसे भी वो ऊपर वीर को नहीं देख रही थी क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहनी थी। सुनो, वीर ने उसे रोक लिया। वो समझ गया था अमारा उसे बिना शर्ट के देखकर थोड़ी सी घबरा रही थी। जी। अमारा पलट गई। एक कप कॉफी लेकर आओ। जी। अमारा जाने लगी। वीर उसे देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हुई। अमारा किचन की तरफ बढ़ गई। वीर ने अलमारी खोलकर एक टी शर्ट निकाली और पहनकर बालकनी में बैठ गया। अमारा कुछ ही देर में कॉफी लेकर आ गई। अमारा कॉफी का मग वीर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, राणा साहब, आपकी कॉफी। हम्म। वीर ने कॉफी का मग अमारा के हाथ से ले लिया। अमारा ने कॉफी देकर टेबल से अपना नोटबुक उठा लिया। हम जाएं? वो धीरे से बोली। सामने दवाई रखी है, गाल पर लगाओ पहले। वीर सामने देखता हुआ बोला। अमारा समझ गई थी कि वीर ने उसके गाल के निशान को देख लिया है, इसलिए उसने ऐसा कहा। जी। अमारा ने दवाई उठाकर थोड़ी सी गाल पर लगा ली। अमारा कमरे में आ गई। वीर वैसे ही कितनी देर बैठा रहा। उसे अकेलापन बहुत खलता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आया ही नहीं जिसके साथ अपनी बातें शेयर कर सके, या ऐसा कोई जो उसे समझ सके। बस काम कारोबार में ही 20 साल का होने के बाद वो उलझ चुका था। उसे काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में सुकून चाहता था।
जो कि कहीं नहीं था। सुबह अमारा स्कूल के लिए निकल रही थी। रात को बहुत बारिश हुई थी, इसलिए पीछे का रास्ता खराब हो चुका था। वो आगे के ही रास्ते से जा रही थी। वीर भी ऑफिस जा रहा था जब उसने अमारा को देखकर गाड़ी रोक दी। अमारा थोड़ी घबरा गई, क्योंकि अचानक रास्ते में कोई गाड़ी रोक दे और सुनसान रास्ता हो तो डर लगना लाजमी था। वीर ने शीशा नीचे किया। बैठो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। वीर ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन हम चले जाएंगे, अमारा इधर उधर देखते हुए बोली। अभी बहुत दूर है तुम्हारा स्कूल, मैं कह रहा हूं ना। अमारा ने सिर हिलाया और बैठ गई। उसने धीरे से कार के डोर को बंद किया। वीर उसे देखकर बोला, इतने प्यार से क्यों बंद कर रही हो? जोर से बंद करो, ऐसे वो लॉक नहीं होगा। फिर वीर अमाया की तरफ झुक गया और उसने जोर से दरवाजा लॉक किया। वीर का हाथ अमारा से टच हो गया था तो अमारा अंदर तक सिहर गई। उसने आंखें बंद कर ली। वीर ने उसे बहुत करीब से देखा। आंखें खोल दो, इतना भी हैंडसम नहीं हूं मैं जो तुम पागल हो जाओ। उसे देखकर वीर ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अमारा आगे देखने लगी और बोली, ऐसा नहीं है, हम तो बस वो इतना ही बोल पाई। वीर बोला, हम्म, पढ़ाई करती हो ना, या फिर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता? अमारा बोली, इंग्लिश में हमें दिक्कत होती है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। वैसे तो हमारा सब्जेक्ट आर्ट है, पर एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होता है, उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। वीर बोला, तो शाम को जब मैं फ्री होता हूँ तो तुम आ सकती हो। वीर ने इतना बोलकर उसे गौर से देखा। अमारा भी उसे देखने लगी। शाम को मेरे लिए कॉफी लेकर आना और अगली बार पौधों को नहलाना, ना कि मुझे। वीर की बात सुनकर अमारा झेप गई। उस दिन की बात वीर को अब तक याद है। अमारा तो भूल ही गई थी। अमारा झेप कर बोली, हम ध्यान रखेंगे, आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए। हम नहीं चाहते कोई हमें ऐसे ही अमीर समझे जो कि हम नहीं हैं। वीर ने एक लंबी सांस ली। तुम सच में बेवकूफ हो। अमारा गाड़ी से उतर गई और वीर चला गया, लेकिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अमारा के सामने बहुत अजीब सा लगता। वह खुद नहीं जानता था कि उसे होता क्या है, जबकि अमारा को वो ज्यादा दिनों से जानता भी नहीं था। ना ही उससे उसका कोई ऐसा कनेक्शन था। फिर क्यों वो अमारा के साथ अजीब महसूस करता था? अमारा स्कूल में आई तो देवांश उसे दरवाजे के पास ही मिल गया। उसके साथ दो और लड़के थे। उनमें से एक लड़का हंसकर बोला, यार ये जूनियर है, तुझे क्या करना है? तेरे लिए तो स्कूल की और लड़कियां पागल हुई फिर रही हैं। उनमें से किसी को देख लेना। मुझे तो ये पहनची टाइप लगती है। देवांश मुस्कुरा दिया और बोला, पता नहीं, लेकिन कुछ तो है इस लड़की में यार। नजरें हटाना मुश्किल है, कुछ अजीब सी है। लेकिन वो इतना बोल कर चुप हो गया। हमारा क्लासरूम में आई तो तैयारियां चल रही थी। स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला था, इसलिए सारे स्टूडेंट्स जोर शोर से इसमें लगे हुए थे। ओए अमायरा, एक लड़की ने कहा जिसका नाम पलक था। वो अमारा की क्लासमेट थी। हाँ, अमायरा ने कहा। वो फिलहाल इधर उधर ही देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या होने वाला था। पलक बोली, यार सारे लोग डांस कर रहे हैं, तू नहीं करेगी? अपना नाम देना है तो दे दे। नहीं, हमें नहीं आता डांस और करना भी नहीं है, अमारा ने कहा और बेंच पर बैग रख कर बैठ गई। पलक जिद करते हुए बोली, अरे ऐसे नहीं होता ना, सभी करने वाले हैं पार्टिसिपेट, तू अकेली क्या करेगी, चल भी। पलक अमारा को जबरदस्ती लेकर चली गई। उसने उसका नाम भी दे दिया। ऐसा नहीं था कि अमारा को डांस नहीं आता था। उसकी आवाज़ और उसका डांस किशन जी को बहुत पसंद था। वो चाहते थे अमारा दोनों करे, लेकिन गांव होने की वजह से और घर में सबकी रोक टोक की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते थे। पलक, तुम समझ रही हो ना हम कैसे करेंगे? बहुत लोग होंगे ना, और हमें अजीब सा लगता है, अमारा ने धीरे से कहा। पलक बोली, ओहो, तुम भी ना? सारे स्टूडेंट्स करेंगे यार, और तुम अकेली थोड़ी ना हो, मैं भी तो हूं ना। बस तुम पैर इधर उधर ही कर लेना। अमारा क्या बोलती? उसने कुछ नहीं कहा। अब एक नई मुसीबत आई थी। वैसे भी विशाखा जी उसका नाम घटिया लड़कियों की लिस्ट में जोड़ चुकी थी। उनकी नज़र में अमारा बहुत गंदी थी। तो अब वो करती भी क्या? जैसे तैसे अमारा पलक के साथ डांस प्रैक्टिस करती रही दिन भर। देवांश तो उसे देखता रहा। वो तो बस खोया हुआ सा था। ऐसी यूनिफॉर्म में इतनी खूबसूरत लग रही है,
तो ट्रेडिशनल ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगेगी, वो खोया हुआ सा अपने दोस्त से बोला। तभी काव्य की सहेली स्वाति ने ये सुन लिया। उसे तो अमारा पहले ही पसंद नहीं थी, अब तो उसका होनी खोने लगा अमारा को देखकर। छुट्टी होने वाली थी जब अमारा वॉशरूम में गई। वो फ्रेश होकर निकल ही रही थी जब स्वाति आकर डोर पर खड़ी हो गई। उसने अमारा का रास्ता रोक लिया। हमें जाना है, अमार ने स्वाति को देखकर कहा। ओह, तो तुम्हें जाना है? कहाँ जाना है, डेट पर या फिर? वो इतना बोलकर अपनी दोस्त को देखने लगी। अमारा को कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट, स्वाति ने अपने बैग से एक मार्कर निकाल लिया। तुम्हारे चेहरे को नया बनाना है। स्वाति ने अमारा को जोर से पकड़ा और वॉशरूम के अंदर ले गई। अमारा को कुछ समझ नहीं आया उसके साथ क्या होने वाला था। ये आप क्या कर रही हैं? अमारा एकदम से हड़बड़ा गई। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बनाने की कोशिश डार्लिंग, स्वाति ने बड़ी अदा के साथ ये कहा। हमें कुछ नहीं करना, बैल बज रही है, हमें घर जाना है। अमारा जाने लगी लेकिन तभी उसके सामने काव्या आ गई। अरे रुको तो सही, तुम में ऐसा क्या है जो खुद को इतना ओवर स्मार्ट समझती हो? काव्या ने पकड़कर उसे एक साइड बिठा दिया। अमारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये लोग क्या बोल रही हैं और क्या कर रही हैं। स्वाति ने जबरदस्ती अमारा का चेहरा पकड़ा और उस पर कुछ करने लगी। अमारा ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसके हाथ में स्केच पेन था जो कि उसके चेहरे पर चुभ रहा था। लेकिन उन लड़कियों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो जाओ, अब हो गया हमारा काम, निकलो। स्वाति ने एक झटका दिया और अमारा को धकेल दिया। अमारा ने अपने चेहरे पर हाथ फिरा लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। वो स्कूल से निकल गई। रास्ते में सभी उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। अमारा जानती थी उन्होंने उसके चेहरे पर कुछ लिखा था, लेकिन वो कैसे देखती। वो निकल कर पीछे के रास्ते से जाने लगी जब उसे वीर ने आवाज लगाई। पीछे का रास्ता खराब है, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। अमारा वीर की तरफ मुड़ गई। उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था। वीर के हाथों में आइसक्रीम थी, वो आइसक्रीम खा रहा था। लेकिन जब उसने अमारा का चेहरा देखा शॉक्ड हो गया। ये किसने किया? हमारे स्कूल की सीनियर लड़कियों ने, अमारा ने धीरे से कहा। लूजर क्यों कहा? तुम किस चीज में हार गई उनसे? वीर ने आराम से खाते हुए कहा। हमें नहीं पता, बस उन्होंने बाथरूम में पकड़ा और ये कर दिया। हमें तो अभी तक पता भी नहीं है क्या क्या किया है हमारे चेहरे पर उन्होंने। ओहो, ज्यादा कुछ नहीं है, बस लूजर और छिपकली लिखा है जो कि तुम नहीं हो। वैसे छिपकली की स्पेलिंग गलत है, उनसे कहना मन लगाकर पढ़ाई करें। वे ने अपना फोन निकाला और एक पिक क्लिक कर लिया अमारा का और अमारा को दिखाया। अमार ने देखा रेड पेन और ब्लू पेन से उसके चेहरे पर कुछ कुछ बना हुआ था। वे ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करने लगा। रास्ते में आते जाते लोग उन्हें ही देख रहे थे। अमारा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप हमें रुमाल दीजिए, सभी हमें ही देख रहे हैं। अमारा ने इधर उधर देखकर कहा। तुम गाड़ी में बैठो। वीर ने दरवाजा खोल दिया। फिर से बारिश होने वाली थी। गहरा अंधेरा छाने लगा था। अमारा बोली, शायद बारिश होने वाली है, हमें घर जाना चाहिए। वीर बोला, अभी नहीं जा सकते, आगे देखो। वीर ने आगे दिखाया जहां एक वैन पलटी थी। उसमें सब्जियां फल थी शायद, जो कि वो उठा रहा था। वहां से वो सब कुछ हटाने में कम से कम आधा घंटा तो जरूर लगता। वीर पहले से ही वहां फंसा हुआ था, लेकिन अब अमारा भी उसे मिल गई तो दोनों साथ ही जाने लगे। लेकिन अब ये बारिश, इसे भी अभी आना था। वीर ने विंडो से हाथ बाहर किया। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने रुमाल को भी खोया और अमारा के हाथ में पकड़ा दिया। साफ करो, वरना ये ड्राइंग ऐसे ही रह जाएगी। अमारा अपने चेहरे को साफ कर रही थी। उसकी नसें खुद ब खुद बाहर चली गई। ऐसी ही बारिश हुई थी उस दिन जब वो घर पहुंची थी। पूरा गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अमारा ने सिट को जोर से पकड़ा और बाहर देखने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे। वीर को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा स्कूल में हुई बदमाशी की वजह से वो रो रही है। कल तुम स्कूल में टीचर से शिकायत करना जिसने भी ये किया है। ऐसे बच्चों की तरह रोकर कुछ नहीं होगा, समझी? वीर ने कहा। वो बात नहीं है राणा साहब, कोई और बात है, बस वही याद आ गई थी। अमार ने आंसू पोंछे और सामने देखने लगी।
शाम हो गई थी जब अमारा और वीर घर पहुंचे थे। मासी को फिक्र होने लगी थी अमारा की। अमारा अपने कमरे में आई, उसने कपड़े चेंज किए, वो बाहर ही आ रही थी जब लेना उससे मिली। जाकर मेरे लिए कॉफी बनाओ और हाँ, कमरे में लाना। वो फोन पर अनिका से बातें कर रही थी। ओह, तो तुम्हारी नौकरानी स्कूल जाती है? बहुत ज्यादा छूट दे रखी है तुम लोगों ने उसे। अनिका हंसते हुए बोली। लीना हंसकर बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है काबी। वो तो मिस्टर राणा की मासी, उन्हें ही शायद दया आ गई है इसीलिए, वरना हम इसे 2 टाइम का खाना भी नहीं देते थे। स्कूल के खाक भेज दें। अनिका ने जैसे ही मिस्टर राणा सुना, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। अनिका बोली, ओके लीना, मुझे बहुत सारे काम हैं, सैम भी नहीं है, उसे मीटिंग में जाना था, सो मैं रखती हूँ। हम्म, लीना ने अमारा को देखते हुए कहा। वैसे एक चीज देख लो। उसने कैमरा घुमाया और अमारा को दिखाने लगी और बोली, बहुत ही ज्यादा यूजलेस है ये, किसी काम की नहीं है। यू आर राइट स्वीट हार्ट, सैम ने उसे किसी लायक छोड़ा ही नहीं। अनिका बोलकर हंसने लगी। अमारा उनकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन क्या बोलती भला। उसने कॉफी टेबल पर रख दी और बोली, अब हम जाएं? नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पहले दबाओ, फिर होगी तुम्हारी छुट्टी। लीना ने अपने पैर पसार दिए तो अमारा मसाज करने लगी। दरवाजा खुला था जब मासी ने लीना को ऐसे करते हुए देख लिया। देर रात अमारा खाने के लिए बैठी हुई थी। आज का दिन बहुत बुरा था। पहले स्कूल में वो सब, फिर कार में अमारा को उस दिन की याद आने लगी, और अब अनिका और लीना का ये सब कहना। अमारा मुश्किल से खाना खा पाई थी। वो अपने कमरे में आई और होमवर्क किया। वीर काम कर रहा था, उसका मन नहीं था कुछ भी करने का। वो खाली समय में छत पर चला जाता था। वो छत पर था जब उसे कुछ आवाजें आई। कोई रो रहा था। उसकी सिसकियां उसे सुनाई दे रही थी। वीर ने जब देखा तो वहां अमारा बैठी हुई थी साइड में। वो रो रही थी। बाबा, माँ, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। अमार ने एक फोटो को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वो उसे निहार रही थी और उस फोटो से बातें भी कर रही थी। आपको हमारी याद नहीं आती? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया बाबा? आज हमें स्कूल में लूजर कहा बाबा। लेकिन ये झूठ भी नहीं है ना। हम सच में तो सब कुछ हार चुके हैं। इतनी छोटी सी जिंदगी में हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। वो फिर से रोने लगी। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या बोल रही थी। वो चुपचाप उसे देख रहा था। वीर का मन हुआ अमारा से जाकर पूछे, आखिर ऐसा क्या हुआ है उसकी जिंदगी में। लेकिन वीर चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। अमारा बहुत देर तक रोई। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वीर भी बहुत देर तक छत पर रहा। वो अमारा को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता था। भले ही दोनों में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसको अजीब सा महसूस होता था जब भी अमारा उसके आसपास होती थी। घर अमेरिका में संग्राम घर अभी अभी लौटा था। उसने अनिका से कहा, तुम लीना से बात कर रही थी? हाँ, अनिका ने छोटा सा जवाब दिया। मॉम और बाकी लोग ठीक है ना? सैम उसकी बगल में बैठ गया। अनिका बोली, हाँ, उन्हें क्या होगा, सब लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। वैसे भी उनकी खुशी हमसे है सैम। हम खुश हैं तो ऑफ कोर्स वो भी खुशी होंगी। मॉम का फैसला बहुत अच्छा था, उन्होंने हमें अमेरिका भेज दिया, वरना मेरी तो लाइफ ही स्पॉइल हो गई थी उस फूल वाले की वजह से। व्हाट? अमारा ने क्या कर दिया? सैम अमारा का नाम सुनकर बौखला गया। मत पूछो, अब तुम्हें बड़ा मजा आता है उसकी बातों में। वैसे उस लड़की का एडमिशन हुआ है स्कूल में, मिस्टर राणा की मासी ने करवाया है। शायद मिस्टर राणा की पर्सनल नौकर है, वो तभी तो इतनी मेहरबान हो गई होंगी। अनिका बोलकर हंसने लगी। संग्राम गुस्से में बोला, तुम ज्यादा बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, समझी? संग्राम की चीज अगर फेंक भी दी जाए तो भी उसकी ही रहेगी। अनिका गुस्से से सैम को देखने लगी। मतलब क्या है तुम्हारा? अब तुम्हारा और इसका कोई रिश्ता नहीं है, समझे? मुझे वो अब वापस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। संग्राम चुपचाप अनिका को देखता रहा। इधर रजतपुरा में आज नीता की शादी थी। पूरे गांव में न्योता दिया गया था। किशन जी भी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था।
बार बार उनकी आंखों के सामने अमारा का चेहरा आ जाता। वो अमारा के जाने के बाद बहुत टूट चुके थे। उन्होंने ठाकुर साहब के यहाँ जाकर उसके बारे में पता भी लगवाया था, लेकिन उन्होंने बताया संग्राम ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो लोग अमेरिका में हैं। वहीं अमारा अर्जित के साथ कहीं और गई है फिलहाल। वो उनके साथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अमारा की शादी टूट गई थी, ये सच था ना। एक बाप जिसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को एक हैवान के साथ भेज दिया, उसने उसकी जिंदगी ही बदल डाली, उसे छोड़ दिया। आखिर किस रिश्ते से वो वहां रह रही थी? किशन जी को बार बार ये बात कर छोड़ती। वो हमारे से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिला। पर ठाकुर साहब ने एक बार उन्हें अरिजीत जी का नंबर दिया था। वो काम को बीच में छोड़कर अपना फोन देखने लगे। खैर, दो रिंग में ही अरिजीत जी ने फोन उठा लिया। जी, आप अरिजीत जी बोल रहे हैं? किशन जी ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? जी, मैं रजतपुरा से किशन, अमारा का पापा। क्या आप एक बार उससे बात करवा देंगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरिजीत जी ने पहले कुछ सोचा, फिर बोले, अमारा अब मेरी बहू नहीं है। लेकिन ऐसा क्या गुनाह किया था मेरी बेटी ने? किशन जी कलप उठे। अरिजीत जी बोले, देखिए, मेरे बेटे ने उसे ठुकरा दिया। अब ऐसे मैं उसे जबरदस्ती एक ऐसे रिश्ते में कैसे बांध सकता था? आपकी बेटी भी कम पढ़ी लिखी थी और हम लोग इज्जतदार लोग हैं। ऐसे कैसे किसी भी लड़की को उठाकर बहू बना लेते, बस एक छोटी सी गलती की वजह से? किशन जी ने आंखें मूंद ली। छोटी सी गलती? मेरी फूल सी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई और ये छोटी सी गलती मान रहे हैं? खैर, उन्हें अमारा से बात करनी थी। अमारा विशाखा जी के कमरे की सफाई कर रही थी जब अरिजीत जी ने उसे फोन दिया। तुम्हारे बाबा हैं। अरिजीत जी ने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जाकर उधर बात कर लो। जी। अमारा ने फोन ले लिया और साइड में चली गई। बाबा, वो रोते हुए टूटे हुए शब्दों में बोली। अमारा, बेटा तू कैसी है? किशन जी भी रो पड़े। अमारा बोली, हम ठीक हैं बाबा, आप कैसे हैं? और रियांश, माँ, सब कैसे हैं? सब लोग ठीक है बेटा, लेकिन तू ठीक नहीं है शायद, बोलना बेटा। अमारा चुप हो गई। वीर भी अपने कमरे से निकल कर जा रहा था जब उसने अमारा को बात करते हुए देखा। अमारा मुंह दबाकर रो रही थी। नहीं बाबा, हम ठीक हैं। वहाँ कोई त्योहार है क्या? बहुत ढोल बाजे की आवाज़ आ रही है। किशन जी बोले, हाँ, नीता की शादी है आज। तू बता पहले, वो लोग तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं करते ना बेटा? अमारा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में बहुत दर्द था। वो रोते हुए बोली, बाबा, हम नौकर हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वो हमें दर्द क्यों देंगे जब कोई रिश्ता ही नहीं है हमारा तो? किशन जी का दिल ये सुनकर तड़प उठा। नौकर? तू बता बेटा, कहाँ है? मैं आऊँगा तुझे लेने। अमारा अमारा दर्द भरी आवाज में बोली, नहीं बाबा, अब हमारा कोई घर नहीं है। हम अब रजतपुरा कभी नहीं लौटेंगे। जितना दर्द हमें मिलना था सब कुछ मिल गया। अब हम में सहन करने की ताकत नहीं बची है बाबा। किशन जी रोते हुए बोले, हमारा बेटा ऐसा मत बोल। तेरे बाबा है ना, तुझे वापस लेकर आएंगे। अब अमारा से और बात करना मुश्किल हो गया था। अमारा रुंधे गले से बोली, बाबा, अब हम रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अमारा ने फोन रख दिया। पहले वो मुंह दबाकर रो रही थी, लेकिन अब उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। वीर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उससे रहा नहीं गया। वो अमारा के पास चला आया। अमारा अपने चेहरे को छुपाकर रो रही थी। क्यों रो रही हो तुम? वीर ने पहली बार अमारा के हाथों को पकड़ा था। अमारा सिर झुकाकर रोती रही, लेकिन उसने वीर के हाथों को जोर से पकड़ा हुआ था और उसके हाथों में सिर झुकाकर रो रही थी। वीर उसे देखता रहा। उसे अमार का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोला, मैंने कहा ना चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो तुम, बोलो। कुछ नहीं, अमार ने धीरे से कहा। उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। कल रात को भी वो बहुत रोई थी और अब फिर से। अमारा उठकर खड़ी हो गई। हमें माफ़ कीजिएगा, हमने आपके हाथ को पकड़ा। अमार ने नजरें चुराते हुए वीर से कहा। वीर बोला, कोई बात नहीं, बट तुम रो क्यों रही हो? बस कुछ बातें हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। वो उठकर चली गई।
वीर को कुछ समझ नहीं आया, वो बस अमारा को देखता रहा। अमारा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उधर किशन जी भी वहीं अब तक जहाँ थे वहीं खड़े थे। नौकर? उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को नौकर बनाकर रखा है? मेरी अमारा उनके घर में नौकर? किशन जी रो पड़े। तभी वहां मीना जी आ गई। क्या हुआ जी, क्यों रो रहे हैं? मीना जी भी घबरा गई। उन्होंने मीना जी को दूर धकेल दिया और गुस्से में बोले, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बेटी आज जिस हालत में है सब तेरी वजह से है। क्या हुआ उसे? मीना जी ने पूछा। वो ठाकुर साहब के घर में नौकर हैं। किशन जी ने सिर पर हाथ रख लिया और फूट फूट कर रोने लगे। किशन जी से बात करने के बाद अमारा का मन थोड़ा हल्का हुआ था। वह कुछ भी झूठ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सच ही कहा, क्योंकि संग्राम या उसकी फैमिली उस लायक थी ही नहीं कि उनके लिए अमारा झूठ बोलती कि उसे अच्छे से रखा जा रहा है या फिर वो खुश है। इसलिए अमारा ने सच कहा। वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो सब कुछ भूल गई थी। आखिर उसके बाबा ने भी तो अपनी बेटी का दर्द नहीं देखा। कैसे उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी कर दी जिसने उनकी 16 साल की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसे 2 दिन तक बंदी बनाकर रखा। नहीं, अब अमारा किसी के लिए कोई झूठ नहीं बोलने वाली थी। भले ही विशाखा जी और लीना उसे प्रताड़ित करती, वो सब सहेगी, लेकिन फिर से उस जगह नहीं लौटेगी जहां उसके दर्द की कोई कीमत नहीं थी। अमारा अपने स्कूल में थी। जब से उसने अपने बाबा से बात की, उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। अमारा सोच रही थी जब देवांश उसके सामने आ गया। अमारा, उसने अचानक से कहा तो अमारा उसकी तरफ मुड़ गई। तुम डांस में पार्टिसिपेट कर रही हो ना? देवांश ने उसे देखकर कहा। हम्म। अमार ने छोटा सा जवाब दिया। चलो मेरे साथ, सभी तुम्हें बुला रहे हैं। देवांश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। अमारा उठकर देवांश के पीछे चल दी। वो एक बड़ा सा हॉल था जहां सभी अपनी अपनी टीम के साथ डांस प्रैक्टिस करने में बिजी थे। अमार ने चारों तरफ देखा तो पलक उसे देख गई। वो उसके पास गई। तुमने हमें बुलाया? हाँ, हम डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम भी करो ना। और फिर ज़्यादा टाइम कहाँ है हमारे पास यार? पलक ने जल्दी से कहा। अमारा बोली, हाँ लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अरे हम सब पेरिस में डांस करेंगे, देखो सारे ही यहाँ मौजूद हैं। बस तुम और देवांश एक साथ डांस करोगे तो तुम्हें उनके साथ ही डांस करना है। सो प्रैक्टिस शुरू करो। क्या? पेरिस? हम और देवांश? अमार ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, क्योंकि वो देवांश को जानती भी नहीं थी। हाँ, देवांश मैं हूँ, देवांश ने आकर कहा। अमारा घबरा कर बोली, लेकिन हमें ऐसे डांस नहीं करना। हमें पता नहीं था ये पेरिस में होने वाला है, वरना हम कभी हाँ बोलते ही नहीं। पलक बोली, लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है यार? ऐसा वैसा कोई स्टेप भी नहीं है इसमें, पूरी तरह से साफ सुथरी है। और हमारे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो तुम बताओ, देखो मैं समझाती हूँ। पलक एक लड़के के साथ पैर बनाकर डांस करने लगी। अमारा को भी ऐसा कुछ अश्लील नहीं लगा, लेकिन घर पर किसी ने उसे लड़के के साथ खड़ा भी देख लिया तो बवाल हो जाता। अमारा बहुत ज्यादा डर गई सोचकर। हम नहीं कर सकते, तुम हमारा नाम हटा दो। अमारा बोलकर जाने लगी। पलक बोली, अरे यार ऐसा मत करो, सब कुछ बिगड़ जाएगा। ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, बस तुम हाँ बोलो। देखो हमारा कॉलेज भी बदनाम हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज के डायरेक्टर आने वाले हैं। ऐसे में हमारा नाम जा चुका है लिस्ट में। खैर पूरी मिन्नतें करने के बाद पलक ने अमारा को मना ही लिया था। देवांश ने पलक को देखकर आंख मार दी, शायद दोनों मिले हुए थे। पलक ने जानबूझकर अमारा का नाम डांस में लिखवाया था। अमारा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। देवांश के साथ वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन उसे करना पड़ा। स्वाति और काव्या बड़े गौर से अमारा को देख रही थी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर, क्योंकि देवांश की नज़र अमारा पर ही अटकी हुई थी। वो सोलो डांस परफॉर्मेंस था। अमारा किसी तरह से डांस प्रैक्टिस कर पाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो भाव नहीं थी। फिर भी डांस की मांग यही थी जिसमें दो कपल से लड़की को कोई बीमारी हो जाती है और वो लास्ट में मर जाती है। अमारा के चेहरे के भाव भी उस कॉन्टेंट से बहुत हद तक मैच हो रहे थे। अमारा घर आ गई। उसने पौधों को पानी दिया। बहुत सारे गुलाब खिले हुए थे। अमारा को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, इसलिए जब वो यहाँ आई थी उसने एक छोटा सा गुलाब का गार्डन ही बना दिया था।
जिसमें रंग बिरंगे गुलाब थे। वीर गार्डन में बैठा हुआ था जब उसके हाथों में पकड़े हुए न्यूज़पेपर पर कुछ बूंद आकर पड़ी। वीर ने न्यूज़पेपर हटाया और सामने देखने लगा। उसे अमारा देखी जो बड़े प्यार से फूलों को पानी दे रही थी। तुम सिर्फ फूलों को ही पानी दो, न्यूज़पेपर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वेड़ ने उसे घूरते हुए कहा। अमारा चौंक गई क्योंकि वहां कोई था नहीं। अचानक से ये आवाज, इधर तुमसे बात कर रहा हूँ। अमारा पलटी तो वीर खड़ा था। वो उसे ही घूर रहा था। हम, अमार ने वीर को देखते हुए कहा। वीर बोला, कोई और दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ, या मैं पागल हूँ जो खुद से बात करूंगा? माफ कीजिएगा राणा साहब, हमें मालूम नहीं था आप यही हैं। वीर ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी वो अभी वहां आकर बैठा था। उसे यह खुशबू बहुत पसंद थी, गुलाबों की खुशबू। अब वो यहाँ रोज आता था क्योंकि अब गुलाब खिलने लगे थे। अमारा अंदर चली गई। उसने वीर के लिए कॉफी बनाई और उसे गार्डन में देने चली गई। आपकी कॉफी, अमार ने टेबल पर कप रखते हुए कहा। वीर ने नजरें उठाकर उसे देखा। मैंने कुछ कहा था, अमारा बोली। नहीं, उसने कॉफी रखी और चली गई। वीर ने एक लंबी सांस ली और कॉफी पीने लगा। अमारा अंदर आ गई। उसने मासी जी को भी चाय बनाकर दे दी थी। वो लीना के कमरे में आई थी क्योंकि लीना ने उसे बॉडी मसाज के लिए कहा था। अमार ने अपना काम किया और कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी विशाखा जी उसके कमरे में आ गई। विशाखा जी थोड़ी परेशान थी। क्या हुआ मॉम, इतनी सैड क्यों? लीना ने पूछा। विशाखा जी पहले से ही परेशान थी, लेकिन जब उन्होंने अमारा को सामने देखा, उनका पारा और चढ़ गया। उन्होंने अमारा को जोर का धक्का दे दिया और गुस्से में बोली, क्या बताऊं बेटा, इस फूल वाली ने हमारी जिंदगी ही नर्क कर दी है। एनी की तबीयत बहुत खराब है, सब इसकी वजह से। लीना बोली, लेकिन मॉम इसने क्या कर दिया है? इसने ही तो आग लगाई है सैम की जिंदगी में, वरना दोनों इतनी जल्दी शादी ही क्यों करते? इसकी वजह से ही एनी डर गई, कहीं ये उसके सैम को उससे दूर ना कर दे, और उसने शादी का फैसला लिया। तुम जानती हो उसका मिसकैरेज हो गया है, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। ओह गॉड, आपने कब बात की थी उनसे? लीना ने परेशान होकर कहा। अमार ने सारी बातें सुन ली थी। वो उठकर सामान उठाने लगी क्योंकि सामने टेबल पर ही विशाखा जी ने उसे धक्का दिया था। हम जाएं? अमार ने धीरे से कहा। तो मरना है तुझे मेरे हाथों यहाँ रहकर? विशाखा जी ने चिल्लाकर कहा। अमारा वहां से निकल गई। उसके हाथों में थोड़ी सी चोट आई थी, बाकी वो ठीक थी। अमारा साफ दिल की लड़की थी, लेकिन उसने भगवान से इंसाफ जरूर मांगा था। लेकिन भगवान, हम किसी को कोई दर्द नहीं देना चाहते। भले ही संग्राम सिंह हमारा दुश्मन हो, लेकिन उसकी बीवी, वो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमारा अपने कमरे में जा रही थी जब वो वीर से टकरा गई। वीर के हाथों में आइसक्रीम थी जो कि उसके कपड़ों पर गिर चुकी थी। वीर ने हल्के गुस्से से अमारा को देखा, फिर अपनी शर्ट की तरफ देखा, फिर अमारा को गुस्से से घूरने लगा। लेकिन उसका गुस्सा कुछ अजीब सा था। उसने एक तरह से मुंह ही बना लिया था। अमारा जल्दी जल्दी पल के झपकाने लगी। वीर नाराज सा होकर बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुमने मेरी आइसक्रीम गिरा दी। अमारा घबरा कर बोली, माफ कीजिएगा, हम साफ कर देते हैं। अमारा अपने दुपट्टे से जल्दी जल्दी वीर की शर्ट को साफ करने लगी। वीर इधर उधर देख रहा था, लेकिन अमारा को घबराया हुआ देखकर वो उसकी तरफ ही देखने लगा। उसकी आंखें अमारा के चेहरे पर ठहसी गई। आप हमें अपनी शर्ट दे दीजिए, हम साफ करके आपको दे देंगे। अमारा ने उलझन से वीर की तरफ देखते हुए कहा। अभी? वीर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा। अमार ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। वीर ने अपनी शर्ट उतार कर अमारा के हाथों में दे दी। अमारा उसे ऐसे देखकर इधर उधर देखने लगी। हमने कमरे में चेंज के बारे में कहा था, लेकिन अमार ने इतना कहा और शर्ट ले ली। मुझे पता है तुम समझदार हो, मुझे घूरोगी नहीं, वीर ने बड़े प्यार से कहा और कमरे की ओर चल दिया। अमार ने तिरछी निगाहों से वीर को देखा और उसके पीछे से ही बोली, वैसे आप इतनी रात को आइसक्रीम क्यों खा रहे थे? चुपके से ना? अमार की बात सुनकर वीर सक पका गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। अमारा बोली, हाँ, हमने मासी जी को बोलते हुए सुना था आपको ठंड से जल्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए उन्होंने मना किया था। लेकिन आप तो यहाँ चुपके से खा रहे हैं।
अमारा फिर से वीर को ही घूरने लगी। वीर बोला, ए उधर देखो, मैंने शर्ट नहीं पहनी है। अमारा बोली, ठीक है, हम नहीं देखेंगे, लेकिन मासी जी को बता देंगे आप क्या कर रहे थे। वीर ने अमारा का रास्ता रोक लिया और बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना मैं भी बोल दूंगा तुमने जो मेरी शर्ट के साथ किया। अमारा भी अब लड़ने के मूड में आ चुकी थी। अच्छा, हमने क्या किया? हम थोड़ी आधी रात को आइसक्रीम लेकर घूम रहे थे, वो तो आपके हाथों में थी। अब वीर भी उससे बच्चों की तरह लड़ने लगा। हाँ तो गिराई तुमने ना फिर? अमारा बोली, हाँ तो हाथों में तो आपकी थी ना। वीर चुप हो गया और बोला, ठीक है, चुप हो जाओ, मासी को कुछ मत बताना, मेरी गलती, अपनी शर्ट भी मैं खुद ही साफ कर लूंगा। नहीं, हम कर देंगे साहब, ऐसा नहीं है, अमारा बोलकर अपने कमरे में चली गई। वीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये मुझे धमकी दे रही थी और मैं ब्लैकमेल हो रहा था। फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। सुबह का समय, सभी अपने अपने काम में बिजी थे। अमारा सुबह जल्दी उठकर टहला करती थी। यही आदत वीर की भी थी, लेकिन वो खुले पहाड़ों की तरफ कसरत करता था। उसे टहलना भी अच्छा लगता था। पहाड़ों में सुबह के समय धुंध और सर्दी ज्यादा होती थी। अमार ने स्वेटर के साथ एक शॉल भी ले रखा था। उसे इस वक्त अपने घर की ज्यादा याद आती थी। वो रजतपुरा में भी फूलों के बगीचों में ऐसे ही घूमा करती थी। कितना खूबसूरत पल होता था तब, जब उसके बाबा उसके लिए फूलों का ताज बनाया करते थे। वो हमेशा कहते थे, इसे पहनकर तुम राजकुमारी लगती हो। अमारा हमेशा खुश हो जाया करती और स्कूल में जाकर सबको अपना ताज दिखाती, जिसे आज के समय में सब टियारा कहते हैं। सपने कभी सच नहीं होते बाबा, कोई राजकुमारी कोई राजकुमार नहीं होता। असल में हमारी किस्मत में तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, हमने राक्षस जरूर देखा था। अमर ने संग्राम को याद करते हुए कहा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। अब हमें मेले में डर लगता है बाबा, भीड़ से भी डर लगता है। उसी भीड़ में तो हमें अगवा कर लिया गया था। कहाँ हमने चूड़ियों और झुमकों के बारे में सोचा था, वहां जाकर सब कुछ ले लेंगे। लेकिन अमारा हल्का सा मुस्कुराई और अपने आंसू पहुंच लिए। इधर रजतपुरा में नीतक की शादी हो रही थी। किशन जी बहुत परेशान हो गए थे। उनके कानों में बस अमारा की कही हुई बात घूमने लगी। मेरी अमारा ठाकुर के घर में नौकर है, मेरी फूल सी बच्ची जिसे मैंने नाजों से पाला था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उसका पता लगाऊंगा, उसे अपने साथ लेकर आऊंगा, उसकी जिंदगी नर्क नहीं बनने दूंगा। किशन जी बहुत घबरा गए थे। उन्हें अमारा की बहुत फिक्र होने लगी थी। उन्हें सोच में डूबा देखकर मीना जी ने पूछा, क्या सोच रहे हो जी? मीना, हमारी अमारा, उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई है? तुम्हें पता है, ठाकुर साहब के घर वो नौकर की तरह रहती है। क्या थी हमारी अमारा और क्या हो गई? मीना जी बोली, देखिए जी, जो होना था हो गया, अब हम कुछ भी नहीं बदल सकते। अमारा ये संग्राम जी के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो तो अमारा को बहुत पसंद करते थे। आप मेरी बात मानिए, अमारा ने ही ऐसा कुछ किया होगा जिससे वो अमारा से दूर हो गए। आखिर कोई भी पति अपनी पत्नी की नफरत कब तक बर्दाश्त करेगा? किशन जी मीना की बात सुनकर गुस्से में बोले, तुम क्या बोल रही हो मीना? अमारा अभी बच्ची है। अरे, जैसे संग्राम ने उसके साथ किया, वही उसके कोमल दिल में उनके लिए वैसी टंगे बनाई उसने। संग्राम जी को तो समझना चाहिए था ना, अमारा को, वो तो बच्ची थी ना। दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। इस बीच मीना बस अमारा को ही दोषी ठहराती रही। इधर अमेरिका के एक बड़े से हॉस्पिटल में अनिका बेड पर लेटी हुई थी। उसके सामने ही नर्स खड़ी थी, जो कि उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। अनिका के चेहरे पर बस उदासी थी। संग्राम अंदर आया और नर्स को जाने को कहा। नर्स वहां से निकल गई। क्या क्या हुआ सैम? रिपोर्ट में क्या आया है? अनिका ने बुझे हुए मन से कहा। संग्राम ने एक लंबी सांस भरी और बोला, अब तुम्हें पिल से छुटकारा मिल गया अनी। तुम कभी मां नहीं बन सकती। व्हाट, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है सैम? अनिका ने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछते हुए कहा। संग्राम बोला, ऐसा ही हुआ है एनी। डॉक्टर्स ने कहा है तुम कभी मां नहीं बन सकती, हमें यूट्रस को निकालना होगा। अनिका बोली, लेकिन सैम, हम तो ये बच्चा रख रहे थे ना, मैंने कोई पिल्स नहीं लिया, फिर ऐसा कैसे हो गया? संग्राम गुस्से में बोला, डॉक्टर्स ने कहा तुमने बहुत सारे पिल्स लिए हैं और लगातार अबॉर्शन की वजह से ऐसा हुआ है।
जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा 2 बार अबॉर्शन हुआ है, तो फिर तुमने और कब ये सब किया है? संग्राम ने गुस्से से उसे घूरा। अनिका ने डर कर संग्राम को देखा, लेकिन नजरें नहीं मिला पाई। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। फिलहाल तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे हमारी जिंदगी ही बदल गई है यानी। और हाँ, कोई झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानता हूँ, लेकिन सच्चाई मुझे तुमसे सुननी है। सिर्फ सच बोलना, सफाई नहीं। संग्राम गुस्से में बोलकर चला गया। अनिका डर से जैसे जम गई थी। यह गलती उसने नाइट क्लब में बहुत बार की थी, क्योंकि वो इतने नशे में होती थी, उसे कुछ पता ही नहीं चलता था कि वो किसके साथ है। फिर उसे भुगतना पड़ता महीने के आखिरी में कि उसने क्या किया, और वो पिल ले लेती। धीरे धीरे संग्राम और अनीका को उनके करने की सजा मिल रही थी, लेकिन वो अभी भी उससे अनजान थे। इधर मनाली में आज पूरे कॉलेज को सजाया गया था। अमारा इस समय अपने कॉलेज में थी। उसने आश्चर्य से चारों तरफ देखा। कितना सुंदर स्टेज बनाया गया था, जैसे सपनों का कोई शहर हो। बस एक स्टेज पर इतनी अच्छी सजावट। वो खोई हुई सी सब कुछ ही देख रही थी कि तभी किसी से टकरा गई। वो सामने आश्चर्य से देखने लगी। वहां वीर खड़ा था। तुम्हें आदत है या फिर तुमने जानबूझकर किया? वीर अमारा को घूरता हुआ बोला। अमारा बोली, हमने जानबूझकर नहीं किया, माफ कीजिएगा। और हम ऐसा क्यों करेंगे भला? वीर ने अपना चेहरा उसके थोड़े करीब किया और बोला, पता नहीं, बट तुम हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ करती ही रहती हो, जैसे मैं तुम्हारा पिछले जन्म का कोई दुश्मन हूँ। अमार ने नजरें नीचे कर ली। वो छेप कर बोली, सब कुछ गलती से ही हुआ है, माफ कीजिएगा। वीर हल्का सा मुस्कुराया और जाने लगा, लेकिन तभी रुक गया। अमारा का दुपट्टा उसकी वॉच में फंस गया था। अमारा वीर को ही देखती रही। वीर ने इशारे से उसे दुपट्टा निकालने के बारे में पूछा। अमारा अपना दुपट्टा निकालने लगी। वीर बड़े गौर से उसे ही देख रहा था। अमारा ने जल्दी से दुपट्टे को हटा लिया, क्योंकि ये कॉलेज था। यहाँ किसी ने भी अगर उसे वीर प्रताप सिंह राणा के साथ गलती से भी देख लिया, तो उसके बारे में पूछ पूछ कर उसका दिमाग खा लेंगी। क्योंकि जब से वो कॉलेज आई थी, तब से सभी की जुबान पर वीर की ही बातें होती। आखिर हॉबी क्यों ना, वो वहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति में गिना जाता था, और राजस्थान का राजकुमार था, वो तो अलग ही बात थी। अमारा वहाँ से हटी थी कि देवांश ने उसे रोक लिया। आज आखिरी प्रैक्टिस बची हुई थी, इसे देवांश उसे बुलाने आया था। वो लोग गार्डन में ही रिहर्सल कर रहे थे, क्योंकि स्टेज में कल की तैयारियां हो रही थी। पलक अमारा को लेकर ड्रेसिंग रूम में आई, जहाँ सफ़ेद कलर का गाउन उसे पहनकर नाप देना था। खैर, उसका गला ऊपर तक था। अमारा ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो हमेशा अपने गले को ऊपर तक ढकती थी, ताकि उसके जले हुए निशान ना दिखे। वो लोग बाहर ही आ रही थी जब लड़कियों का झुंड उन्हें मिल गया, जिसमें अमारा की कई क्लासमेट्स भी थी। यार, कितना हैंडसम और डैशिंग है। मेरा तो मन कर रहा था जाकर घुटनों के बल बैठकर अपने दिल की बात कह दूं। एक लड़की बड़ी अदा के साथ बोली। क्या हुआ गर्ल्स, किसकी बातें हो रही हैं? पलक ने भी इंटरेस्ट लेते हुए कहा। अरे, तुम्हें मालूम नहीं आज अपने कॉलेज में कौन आया है? पलक की क्लासमेट ने कहा। नहीं, मुझे नहीं पता, कौन आया है? पलक ने उत्सुकता से पूछा। वो लड़की बोली, वीर प्रताप सिंह राणा, वो आए हैं, और क्या बताऊं उनका लुक। ओह माय गॉड। ओके, चल मुझे भी देखना है। पलक भी उनकी भीड़ में शामिल हो गई। अमार ने अपना सिर पीट लिया। वो अपने मन में बोली, इन्हें कोई काम नहीं है भला, हमें तो पढ़ना है, तब तक हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। अमारा जा ही रही थी, तब उसकी नज़र वीर पर गई। वो फोन पर किसी से बातें कर रहा था, वो भी हंस हंस कर, और लड़कियां उसकी हंसी पर फिदा हुई जा रही थी। वो चिढ़कर बोली, हाँ, इन्हें भी यही हंसना है। घर में तो मुंह बनाकर घूमते हैं, इनको भी बड़ा मजा आता है इन्हें अपनी अदाओं के जाल में फंसाने में। वीर ने फोन रखा ही था जब उसकी नजर लड़कियों पर गई। उसने उन्हें एक नजर देखा और अंदर चला गया। अरे, तुम लोगों ने देखा, मिस्टर राणा हमें देखकर हंसे। उनमें से एक लड़की ने खुश होते हुए कहा। दूसरी बोली, हाँ यार, कितनी प्यारी है उनकी हंसी। मैं तो उनकी एक हंसी के लिए किसी का भी कत्ल कर दूं। अमारा को सच में हंसी आ गई। इतना दीवानापन। वो मुस्कुराने लगी। देवांश बहुत देर से अमारा को ही देख रहा था। उसे तो डबल खुशी हुई कि अमारा उन लड़कियों में नहीं थी।
जो वीर के पीछे पगला रही थी। शाम हो गई थी। अमारा को कुछ किताबें लेनी थी तो वो ले रही थी। उसे थोड़ी देरी हो गई। वो घर आई, उसने कपड़े चेंज किए और गार्डन में आ गई, क्योंकि मासी जी अधिकतर उसे यहीं मिलती और अमारा के पास कहीं जाने को था नहीं। सुनो लड़की, अमारा को एक आवाज़ सुनाई दी। अमारा पलटी तो सामने अजय जी थे। अमारा ने नजरें झुका ली। वो उनके सामने नजरें कभी नहीं उठाती थी। जी, अमारा ने धीरे से कहा, तुम्हारे बाबा मुझे फ़ोन कर रहे थे। उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तो तुम उन्हें बोल देना। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और रही बात बहू बनाने की, तो हम अपनी बराबरी के लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं, भिखारियों से नहीं। अमार ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर से नीचे देखने लगी। ये लो कुछ पैसे हैं। अरिजीत जी ने कुछ पैसे उसकी तरफ उछाल दिए। तुम्हारे काम आएंगे। और मेरे बेटे ने गलती की है, उसका ही प्रायश्चित कर रहा हूँ मैं। बाकी तुम्हारी औकात क्या है, ये तुम्हें विशाखा ने समझा दिया होगा। और हाँ, अपने बाप को फ़ोन कर देना। आइंदा मुझे परेशान ना करे, वरना जेल में डलवा दूंगा। अरिजीत जी बोल कर चले गए। अबार ने उन पैसों को उठाया और रख लिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कोई कैसे कह सकता है, वो भी कितनी आसानी से। अमारा की तो शादी हुई थी संग्राम से, और ये सब उनके लिए एक खेल था। अमारा अंदर गई और उन पैसों को लीना के कमरे में रख दिया। हमें कोई जरूरत नहीं एहसान की, बस भगवान पर भरोसा है, वो इंसाफ जरूर करेंगे। उधर अमेरिका में संग्राम ने कुछ पेपर्स साइन किए और अनिका के पास आ गया। चलो, वो उसे सहारा देते हुए बोला, सैम मुझे गोद में उठा लो ना प्लीज, बहुत वीकनेस फील हो रहा है। व्हील चेयर है ना? संग्राम ने सामने उसे बिठाते हुए कहा। अनिका बस उसे देखती ही रही। थोड़ी देर बाद संग्राम ने उसे कार से उतारा। उनके साथ एक नर्स भी थी। वो अनिका को अंदर ले गई। संग्राम उसे घर पर छोड़ने के बाद बाहर चला गया। देर रात ड्रिंक किया हुआ वो घर लौटा। सैम, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? अनिका थोड़े गुस्से में बोली। संग्राम ने एक बोतल वाइन ले रखा था। मैं अपनी मनमानी करने गया था एनी, जैसे तुम करती थी नशे में। संग्राम हंसते हुए बोला, मतलब तुम क्लब गए थे? अनिका आश्चर्य से बोली। संग्राम बोला, हाँ क्लब, वहाँ जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। अनिका गुस्से में बोली, तुमने किसी और के साथ? अनिका ने ये कहकर अपने मुंह पर हाथ रख लिए। हाँ, किसी और के साथ। अब अपनी जरूरत तो पूरी करनी है ना, तो उसमें बुराई क्या है? संग्राम ने बाई गटकते हुए कहा। अनिका सदमे में बोली, तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हारी वाइफ बीमार है और तुम किसी और के साथ थे? हाँ तो क्या करता मैं? तुमने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया है, तुमने ना जाने कितना के साथ। संग्राम ने दांत पीसते हुए कहा। सैम चुप हो जाओ, तुमने भी तो अमारे के साथ जबरदस्ती की थी, भूल गए क्या? संग्राम चुप हो गया, फिर वो कुछ सोचने लगा। वो मेरी बीवी है। आर यू क्रेजी? सैम, बीवी है मतलब क्या है तुम्हारा? उससे पहले तुमने उसे किडनैप भी किया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। फिर कुछ नहीं, फिर वो मेरी बीवी बनी। और भूलो मत, मैंने उसे कोई डिवोर्स नहीं दिया है। वो अब भी मेरी बीवी ही है। संग्राम हंसते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो, उस शादी को मानते हो? अनिका चीखते हुए बोली। संग्राम और अनिका में जबरदस्त बहस हुई। संग्राम अभी भी अमारा को अपनी पत्नी कह रहा था, जिससे अनिका का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सैम, पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारी बीवी हुई, तो फिर तुम उसे अपनी बीवी कैसे बोल सकते हो? अनिका ने अपनी बात रखी। पूरी दुनिया के सामने तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मेरी बीवी को भी पता है कि मेरी एक और बीवी है। बोलो, सच है ना? संग्राम व्यंग से हंसते हुए बोला। अनिका बोली, सैम, आखिर अचानक से तुम्हें अमारा की याद क्यों आने लगी है? जरा मुझे भी तो पता चले। संग्राम बोला, अपनी रिपोर्ट्स देखो पहले, और हाँ, मॉम को भी फोन कर दो। और हाँ, अपनी मॉम को जरूर बताना, क्योंकि उन्हें ही हमारी शादी की जल्दी पड़ी थी। उन्हें तो हमेशा से जल्दी होती है हर डिसीजन की, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो किसी की भी लाइफ को अपनी वजह से चौपट कर देती हैं। व्हाट रबिश! अनिका ने जोर से चीख कर कहा। संग्राम को शायद बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जोर से अनिका के बाल पकड़े और बोला, अपनी औकात में रहना समझी। तुम जानती भी हो तुमने ये वर्ड किसको कहा है? हाँ, वो जोर से चीख रहा था।
उसने अनिका के बालों को अब भी वैसे ही पकड़ा हुआ था। सैम क्या कर रहे हो? मुझे लग रही है, तुम छोड़ो मुझे। अनिका बिलबिला उठी। संग्राम गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे गाली दोगी? तुम्हारी माँ ने मुझे खरीदा नहीं है, समझी? तुम्हारी करतूतों की वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता, ना ही तुम कभी माँ बन सकती हो। बोलो अब क्या करूं तुम्हारे साथ? अनिका संग्राम को देखती रही, फिर रोते हुए बोली, तो इसमें मेरी क्या गलती है सैम? मैंने क्या किया? संग्राम गुस्से में बोला, तुमने ही तो सब कुछ किया। तुमने पिल्स लिए, तुमने अबॉर्शन करवाए, और अब मुझसे पूछती हो मैंने क्या किया? अनिका बोली, बट सैम वो तो हमारी मर्जी से हुआ था ना, फिर तुम मुझे कैसे बोल सकते हो? संग्राम बोला, झूठ मत बोलो, मैंने बस एक बार कहा था, लेकिन इस बार मैंने सोचा था ये बच्चा रहेगा, और तुमने भी यही कहा था। हाँ मैंने कहा था सैम, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी, तो इसमें मैं क्या करूं? बोलो। अनिका रोते हुए बोली। संग्राम बोला, ओहो तुम क्या करोगी? तुमने तो पहले से ही पता नहीं क्या क्या किया है। मुझे क्या पता था तुम्हारा एक बार नहीं कई बार अबॉर्शन हो चुका है। अब मुझसे ही सवाल पूछ रही हो? वाह। अनिका ने सिर नीचे झुका लिया और बोली, सब ठीक हो जाएगा, हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। संग्राम ने अपने भवे उठाकर अनिका को देखा और बोला, देखते हैं तुम क्या क्या ठीक कर सकती हो, और अगर ठीक नहीं कर पाई तो अमारा को दोबारा अपनी लाइफ में देखने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरे घर को वारिस चाहिए और मुझे मेरे खुद का बच्चा, जो मुझे तुम दे नहीं सकती, लेकिन अमारा वो तो दे सकती है। अनिका बस संग्राम को देखती रह गई। वो अमारा ठाकुर फैमिली को वारिस देगी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उससे पहले ही मैं उसे हटा दूंगी सबकी लाइफ से। आगे क्या होगा? अब संग्राम अमारे के साथ क्या करने वाला है? क्या अमारे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? क्या वीर के दिल में अमारे के लिए एहसास जगने लगे हैं? क्या अनिका अमारे के लिए और मुसीबतें खड़ी करने वाली है? अभी और कौन कौन से तूफान अमारा की जिंदगी में आने वाले हैं, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।